Let's start with 18th November's The Hindu newspaper analysis. प्रणाम देवियों और सज्जनों, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। एक रिवीजन कर लेते हैं कल वाले टॉपिक्स के बारे में। हम लोगों ने सबसे पहले कल GST के बारे में बात की थी, टैक्स इंसिडेंट्स, टैक्स इम्पैक्ट, टैक्स शिफ्टिंग और टैक्स बेस्ड। इंसिडेंट्स जो पे करता है, इम्पैक्ट जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है जिसमें इनकम के साथ टैक्स इंक्रीज होता है, रिग्रेसिव के अंदर जो लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इनकम होता है वो लो इनकम अर्नर से आता है, प्रोपोर्शनल मतलब कि हर एक के ऊपर एक सेम परसेंटेज का टैक्स लगेगा, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आज एक्ट आया है, पुराने डेट से स्टार्ट हो जाएगा, सेंट्रल टैक्स कौन से होते हैं, स्टेट टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस के अंदर यूनियन गवर्नमेंट कहाँ, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ लगाती है, किस किस के ऊपर लगाती है। GST के बारे में बात की थी, स्लैब्स होते हैं 5, 12, 18, 28 के। सेंटर की तरफ से सेंट्रल GST, स्टेट GST और इंटीग्रेटेड GST होता है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 1 नेशन 1 टैक्स का हमारा एम है, कंकरेंट पावर्स होती हैं। एंड कमोडिटीज़ जो इसके बाहर हैं, अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और जीरो रेट वाले सप्लाई, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश मिल्क, सीरियल्स, रॉ मटेरियल्स एट्सेट्रा। GST काउंसिल आर्टिकल 279A के अंडर आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 3/4 मेंबर्स होते हैं, 1/2 का कोरम होना चाहिए, सेंटर की तरफ से 1/3 की वोटिंग होती है, स्टेट की तरफ से 2/3 की वोटिंग होती है। कंपनसेशन स्कीम की बात की गई थी, मतलब 5 साल के लिए। नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है, GST नेटवर्क होता है जहाँ पर सारा डेटा वगैरह हैंडल किया रहता है। GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है टैक्स की कास्केडिंग को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है इसलिए। GST कंपनसेशन सेस की बात की गई थी कि 2022 के एंड तक दिया जाएगा, अगर 14% तक का वो रेवेन्यू नहीं अर्न कर पाएंगे तो। ई-वे बिल होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है, जब इंटीग्रेट एक स्टेट से या दूसरे स्टेट में या फिर एक ही स्टेट में जो सामान वगैरह होता है उसकी अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर की होती है और 10 किलोमीटर के बियॉन्ड का होता है तो ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। नामदफा नेशनल पार्क के अंदर कुछ टाइगर रिजर्व्स के एरिया में कुछ बिल्डिंग्स वगैरह को आग लग गई थी, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। एंड दाम्फा बम रेंज जो है मिशमी हिल्स का और जो पटकाई रेंज का है वहाँ पर ही लोकेटेड है। ये 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा हमारे पास हेमिस है उस लद्दाख में, डेजर्ट है हमारा राजस्थान में, गंगोत्री है उत्तराखंड में और 4th पे आता है हमारा नामदफा वाला। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम आता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मॉलिंग नेशनल पार्क, कामलांग, ईटानगर, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने बात की थी कुछ जो शिवसेना वाले हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को लेकर के, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था इलेक्शन कमीशन के अंदर की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जनरली क्या क्या होता है ना, कि क्या कंडक्ट होगा इलेक्शन का, बाई इलेक्शन का, और उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का, एंड जो डाउट्स वगैरह होते हैं, डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में, करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, हाउसेज़ के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर आती हैं। एक पार्टी होती है जो रजिस्टर्ड होती है बट अनरिकॉग्नाइज्ड होती है, उनको सिंबल्स वगैरह दिए जाते हैं एज पर द सिंबल्स ऑर्डर 1968। पार्टी जब रिकॉग्नाइज हो जाती है तो उसको या तो नेशनल या फिर स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। उसके कुछ कंडीशंस होती है नेशनल के लिए, उन लोगों को किसी भी 4 स्टेट में या फिर 4 से ज़्यादा में 6% वैलिड वोट चाहिए होते हैं जनरल इलेक्शन में या लोकसभा के अंदर, या फिर 4 सीट होनी चाहिए लोकसभा की, या फिर 2 सीट होनी चाहिए लोकसभा के एक जनरल इलेक्शन में और 3 स्टेट से इलेक्टेड होने चाहिए, या फिर किसी भी 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज पार्टी हो। स्टेट पार्टी के लिए 6% वैलिड वोट होने चाहिए जनरल इलेक्शन में या फिर स्टेट इलेक्शन में, और 2 सीट उनको असेंबली में या फिर स्टेट में। 6% वोट होने चाहिए उनके पास वैलिड जनरल इलेक्शन में लोकसभा के,
या और इसके साथ 1 सीट होनी चाहिए लोकसभा में, 3% वो सीट होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर 3 सीट होनी चाहिए असेंबली में, या फिर 1 सीट होनी चाहिए लोकसभा में और 25 सीट होनी चाहिए, 8% वोट होना चाहिए वैलिड वोट जनरल इलेक्शन। तो कोई सारा डेटा याद करने का था, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं था। देन एक बात की थी हम लोगों ने स्टार कैंपेनर्स के बारे में, गुजरात इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को स्टार कैंपेनर के बारे में बात की गई थी। तो ऐसा कोई लॉ नहीं है जो इस चीज़ को गवर्न करता हो, पूरा का पूरा पार्टी के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, जो कि द मोमेंट इलेक्शन स्टार्ट होता है तब से ही वो शुरू हो जाता है और आर्टिकल 324 के अंदर ही आता है, जिस डेट से इलेक्शन के अनाउंसमेंट होती है और जब तक रिजल्ट आते हैं तब तक जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो कि अपने आप में स्टैट्यूटरी नहीं है और ना ही बाइंडिंग होता है, ये लागू हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी स्टार कैंपेनर हो सकते हैं, लेकिन उनका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, लेकिन अगर उनके साथ कोई दूसरा कैंपेनर होगा तो उसका 50% खर्चा जो होता है वो पार्टी उठाएगी। और जनरली इनके अंदर जो रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी होती है उनके पास मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं, अनरिकॉग्नाइज के पास 20 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं। बस यही था, कल के टॉपिक्स का रिवीजन हो गया आप लोगों का। ये जो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद करनी पड़ेगी। अगर किसी को लगे कि किसी ने कल मिस कर दिया हो तो ये एटलीस्ट जीएसटी वाला पूरा टॉपिक ध्यान से देख लेना, इसमें टैक्स के बारे में काफ़ी कुछ था। देयर हैव बीन मल्टीपल क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स प्रीवियस ईयरली एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव दिस एडिटोरियल weighing in on the PMGKAY, the free grain scheme, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। सो वी ऑल नो रिसेंटली क्या हुआ कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें मेजर जो इसका एम होता है कि जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, उनको फ्री में मुफ्त में अनाज बांटा जाता है। इसको रिसेंटली ना 3 मंथ्स के लिए और फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था। पहले भी इसको सितंबर में एक्सटेंड करने की बात की गई थी और उससे पहले भी इसको जून में एक्सटेंड किया गया था, लेकिन मोस्टली जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट होता है ना वो इस चीज़ को फेवर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कहा कि फंड्स का काफ़ी क्रंच आया हुआ है। एंड फिर उन्होंने ये भी कहा था कि नॉन पैंडेमिक टाइम्स में स्कीम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये स्कीम आई थी ना, ये कोविड के टाइम पर आई थी कि जो गरीब लोग होते हैं ना उनको मुफ्त में अनाज बांटा जाएगा ताकि अपना लाइवलीहुड एटलीस्ट बेसिक जो अपनी हंगर है उसको वो मेंटेन कर सकें। और ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि गवर्नमेंट ने रीज़न ये दिया है कि वो चाहते हैं कि जो पुअर और वल्नरेबल हैं, जो कि इंडिया में अराउंड 80 करोड़ के आसपास पुअर और वल्नरेबल हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, खासकर कि जो फेस्टिवल सीज़न है अक्टूबर से दिसंबर तक। हालांकि इस तरह का कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिखाया गया था जब बात की गई थी दिसंबर 2020 की और अप्रैल 2021 की, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न तो वहाँ पर भी आता है। फेस्टिवल सीज़न का मतलब ना मेजरली फोकस किया जाता है नवरात्रि दिवाली वाले टाइम पर, तो अप्रैल के टाइम पर भी एक नवरात्रि आते हैं ना। तो कंट्री को अभी भी रिकवर करना है कोविड-19 के इफेक्ट से, एंड जो कि बेसिकली जब अप्रैल 2020 में ट्रिगर हुआ था कोविड-19, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने प्लान किया था, फिर लॉकडाउन वगैरह हुए थे, मल्टीपल थिंग्स हैपेंड। अभी क्या हो रहा है कि जो बीजेपी पार्टी के जो क्रिटिक्स हैं ना, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने स्कीम को एक्सटेंड इसलिए किया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में और गुजरात के अंदर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। पहली बार जब एक्सटेंशन हुआ था ना, जब हुआ था बिहार के असेंबली पोल्स हुए थे, तो वहाँ पर बीजेपी जो है वो जनता दल के साथ पावर शेयर करती है। इस तरह की स्कीम का माना जाता है कि 2022 में भी जो यूपी के असेंबली इलेक्शंस में विक्ट्री हुई थी ना, उसमें एक मेजर रीज़न था इस स्कीम का। और जब हम बात करते हैं दिसंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 की, जब 5 सीट थी, वेस्ट बंगाल और केरला, देन तमिलनाडु और इस तरह के जो स्टेट्स वगैरह थे ना, जब इनमें भी असेंबली इलेक्शंस हुए थे ना, तब इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब देखो ये टॉपिक जो है ना, इसमें पॉलिटिकल एंगल ज़्यादा है, बट यू बीइंग एन फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर ना, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दिसंबर 2000, दोबारा से रिपीट करूंगा मैं, डेटा ध्यान से सुनना, दिसंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक, उस समय तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला में इलेक्शंस हुए थे। वहाँ पर कौन सी पार्टी रूलिंग कर रही थी? ऑलराइट। और उसके बाद में बीजेपी की जो यूपी के असेंबली इलेक्शंस हुए थे, एंड देन बिहार वाले भी हुए थे जहाँ पर बीजेपी का कंट्रीब्यूशन था। उस टाइम पर इस स्कीम को कंटिन्यू किया गया था और अभी इस स्कीम को फर्दर कंटिन्यू किया जा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी इलेक्शंस होने वाले। तो जो राइटर हैं इस एडिटोरियल के, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि एडिटोरियल वगैरह जो होते हैं मोस्टली ओपिनियंस होते हैं और ये बायस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं जिनका नाम टी रामाकृष्णन है, वो यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने इस स्कीम को तब कंटिन्यू किया है जब उनके अपने खुद के रूलिंग स्टेट्स के अंदर कोई असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। तो अब ये एक चीज़ है, इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद फिर मई 2021 में फिर इंडिकेशंस थे कि सेकेंड पैंडेमिक वेव आएगा और तब से कुछ ना कुछ इंटरप्शन चल रहे हैं। इसमें होता क्या है ना कि फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। एक तो हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, एज पर दैट एक्ट काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही होती हैं, बट इन एडिशन ऑफ दैट, है ना,
5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ फ्री में मिलता है। और उसमें आपके पास अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड होना चाहिए एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाली कैटेगरी भी होती है उसके, मतलब ये सारी की सारी चीज़ हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आती है। अब आपके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर 2 बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। जो मोस्ट रिसेंट आया था वो 2021 के मेंस में आया था एंड एक बार आई थिंक 2013 या 14 के पास मेंस में क्वेश्चन आया था। अब इसमें बात की जाती है कि एक रेगुलर मंथली कोटा मिलता है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो होता है 35 kg पर मंथ का पर फैमिली। और ये जो अंत्योदय अन्न योजना होती है ना, अंत्योदय अन्न योजना, उसके अंडर मिलता है। तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है बेनिफिशरीज को। एंड इसमें जो फूड ग्रेन्स की बात की जा रही राइट ना, वो 122 लाख टन के आसपास, जो कि फर्दर अभी जो एक्सटेंड किया गया ना उसमें किया जाएगा। एंड फंड भी तकरीबन 1100 लाख के आसपास चाहिए होंगे, लाइक 1000 लाख टन, 1000 लाख के आसपास। अब पॉइंट ये है कि पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स हैं ना, उन्होंने कहा है कि जो स्कीम है ना, इसके कारण फूड सिक्योरिटी में इम्पैक्ट तो पड़ता है। पहले भी ऐसा हुआ था कि पार्लियामेंट की ना एक स्टैंडिंग कमेटी थी, उन्होंने भी, और एक IMF का पेपर है, IMF भी अपने टाइम टू टाइम कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करता रहता है ना, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा था IMF ने कि पैंडमिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एविडेंस फ्रॉम इंडिया, जहाँ पर उन्होंने स्कीम को काफ़ी तारीफ करते हुए बताया था कि येस, इस स्कीम के कारण इंडिया ने अपनी पॉवर्टी को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने में कामयाबी हासिल की है। तो एक ट्रांसपेरेंट स्टडी की रिक्वायरमेंट है अभी राइट नाउ, है ना। एटलीस्ट नाउ जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ है ना, इनको एक कमीशन बैठाने की चाहिए ताकि पब्लिकली पता चले कि इनिशियल जो मंथ से पैंडमिक की, वहाँ पर गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि पल्सेस वगैरह फ्री में दिए जाएंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर या फिर एक हाईली सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर। बट व्हाट अबाउट नाउ, क्या अभी भी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमको कि इस तरह की स्कीम जहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपए लग जाते हैं, क्या इस स्कीम को कंटिन्यू करना ज़रूरी है? फिर बजटरी एलोकेशन को कंट्रोल के अंडर रखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कोटा वगैरह के, कि भाई जो पर्सन कोटा में होंगे उन्हीं को चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। उस चीज़ के ऊपर हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वाइल इट इज़ ऑल राइट टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फ्री ड्यूरिंग द पैंडमिक के दौरान पर आप चीज़ों को मुफ्त में बांटते चलो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ को इस चीज़ के बारे में ये सोचना चाहिए कि व्हाट अबाउट द नॉन पैंडमिक टाइम्स, क्या ज़रूरी है कि इस तरह की स्कीम को नॉन पैंडमिक टाइम्स पर भी चलाया जाए? तो नॉन पैंडमिक पीरियड के अंदर प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्जन जो होती है ना, उसका डायमेंशन बड़ा हो जाता है। 5 लोगों की फैमिली है ना, और ये जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाली कैटेगरी होती है ना, इसके अंदर कोशिश ये की जाती है अब उनके लिए खुद ही 5 लोगों की फैमिली जो एक घर के अंदर रहती है, एक कमरे के अंदर, उनको 50 किलो का अनाज सेव कर पाना भी उनके लिए प्रॉब्लम होती है। उसको स्टोर करके रखना, उसमें से आधा यानी कि 25 किलो तो उनको फ्री में मिल रहा होता है। नाउ दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट जो प्रपोज स्टडी है ना, जो उन्होंने कहा है कि एक डेडिकेटेड स्टडी की जानी चाहिए इसके ऊपर, ट्रांसपेरेंट स्टडी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो डेटाबेस है ना फूड ग्रेन के जो कार्ड होल्डर्स हैं उसको भी अपडेट किया जाए एंड फिर डेटा को क्रिटिकली स्क्रूटनाइज किया जाए, और जहाँ ज़रूरत हो पुराने लोगों को जो अभी अपने पॉवर्टी लेवल से उनका राइज हो चुका है उनको निकाल दिया जाए। अभी जो टास्क है ना, इट इज़ नॉट वनरस, है ना, इसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट है। आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्राइस जो ये फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, बायोमेट्रिक डेटा चाहिए हम लोगों को। एंड इस डेटा को यूज़ करके सेंटर और स्टेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर जो साइज़ है ना प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स का, जो कि 71 करोड़ के आसपास है, ये सही है या नहीं, इसको 71 करोड़ से रिड्यूस किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा जो मैंडेट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, जिसके थ्रू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर जो अन्न होते हैं उनको बांटा जाता है, ये फूड ग्रेन्स को किसी रीजनेबल प्राइस पर भी दे सकते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि फ्री में मत दो, डोंट गिव इट ऑन फ्री, एक रीजनेबल प्राइस दे दो ना। रीजनेबल प्राइस से क्या रहेगा कि एक तो पर्सन जो होगा ना उसको वेस्ट नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है चीज़ें मुफ्त मिलने लग जाती हैं तो उसकी बर्बादी भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कल्चर जो है ना प्रोवाइड करने का एसेंशियल कमोडिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ख़त्म होना चाहिए किस तरीके से। अगर इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग कहीं कहीं हैंडल कर पाएंगे ना, तो फ्यूचर में खासकर कि जो किसान जो बहुत मेहनत से अपने उस अन्न को उगाता है ना, उसके किए हुए काम की भी हम वैल्यू रख पाएंगे, उसको भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट हो सकते हैं। बट सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक ट्रांसपेरेंट स्टडी की जानी चाहिए कि राइट नाउ जो प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स है उनका काउंट 71 करोड़ है या नहीं है, कम हो गया, ज़्यादा हो गया। सेकंड चीज़, नॉन पैंडेमिक टाइम्स के दौरान इस तरह की स्कीम की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो ये कुछ चीज़ें इनके ऊपर स्टडीज़ की जानी चाहिए। तो छोटा सा एडिटोरियल था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के ऊपर, एंड इतना ही जानना आपके लिए इसमें काफ़ी है। वी हैव द टॉपिक विरमानी मेड अ फुल टाइम मेंबर एट नीति आयोग। इस टॉपिक में हमें पता होना चाहिए नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग पर पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, एक कंपैरिजन में आया था विद रिस्पेक्ट टू द प्लानिंग कमीशन। सो GS2 में, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं।
तो नीति आयोग सिर्फ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं, डेवलपमेंटल वर्क से कनेक्टेड और फेडरलिज्म से कनेक्ट करके भी पढ़ा जाता है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों को अपने जो ब्रिटिश एरा का जो कॉलोनियल इम्पैक्ट था उससे बाहर निकलना था, उसके लिए हमको कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना था। देन वी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन। बट हुआ ये कि 2015 में नीति आयोग से उसको रिप्लेस कर दिया गया था। अब नीति आयोग जो है ना, ये बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब हो गया मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, एंड यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट का भी यूज़ किया जाता है। देखो, बॉटम अप अप्रोच, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, ये सब क्या है? ये सब कीवर्ड्स हैं आंसर राइटिंग के लिए। 2015 में इसकी शुरुआत होती है। एंड कॉम्पोजिशन की बात करें तो नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। एक वाइस चेयरपर्सन बनते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एक गवर्निंग काउंसिल होता है जिसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, एंड जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। देन एक रीजनल काउंसिल भी बनता है जो कुछ इश्यूज़ को लेकर बनाया जाता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को सुलझाने के लिए। एक एडहॉक मेंबरशिप होती है 2 मेंबर्स की। एडहॉक का मतलब होता है कि जब रिक्वायरमेंट होगी ना उसकी, उसको तब बनाया जाएगा, अदरवाइज उनको हटा दिया जाएगा। एक्स ऑफिशियल मेंबरशिप होती है जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं। उसके अलावा सीईओ होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं फिक्स टेन्योर के लिए। और सीईओ जो होता है ना, वो एक तरीके का सेक्रेटरी ही होगा। अब सेक्रेटरी कौन बनेगा? कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मोस्टली आईएएस वगैरह होते हैं, वही सेक्रेटरीज बनते हैं। देन एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को, कुछ लोग जो पर्टिकुलर डोमेन के अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको समय समय पर बुलाया जाता रहता है नीति आयोग में। नीति आयोग के कुछ हब्स होते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि नीति आयोग की इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे पास एक 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन था, वो अपने आप में एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। देखो, हमारे जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह आया करते थे ना, वो सब प्लानिंग कमीशन के रिजल्ट थे। तो प्लानिंग कमीशन 5 साल के प्लान्स बनाता था कि कंट्री में 5 साल का टारगेट सेटअप करते हैं और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर काम करेंगे। आज की डेट में वो चीज़ें इतनी रेलिवेंट नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया। गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, विविधता बहुत ज़्यादा है, एंड हमारे यहाँ पर हमारी खुद की स्ट्रेंथ जो वीकनेसेस हैं उनके बेसिस के ऊपर हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करना होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच जो था वो ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट मतलब अब उसकी अहमियत नहीं रही। तो पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके चलते थे कि एक साइज में, जैसे कहने का मतलब ये कि लाइक आप एक फ्रेमवर्क में सबको फिट नहीं कर सकते। हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी इतनी है, एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। देर आर पीपल जिनको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, देर आर पीपल जिनको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फिर भी अपने आप को लाइफ में सस्टेन कर सकते हैं। तो हमें हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करना होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म की जब बात की जाती है तो यहाँ पर आएगा सेंटर एंड स्टेट के रिलेशंस को और मजबूत करना, है ना। कुछ सपोर्ट इनिशिएटिव्स होते हैं नीति आयोग की तरफ से जो सेंटर और स्टेट के बीच में दोनों पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं, और उसमें रिकॉग्नाइजिंग दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन। जब छोटे छोटे हमारे जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मिला करके छोटे छोटे वो सब इंडिविजुअली मजबूत हो जाएंगे तो पूरा देश मजबूत हो जाएगा। विलेज लेवल के ऊपर भी काम करना। अब देखो, हम लोगों ने बात की थी बॉटम अप अप्रोच, यानी कि बॉटम से लेकर के अप जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। अब हमारा जो लोकल लेवल होता है बॉटम साइड में, दैट इज़ द विलेजेस ओनली ना, वहाँ पर काम करते हैं। फिर वो प्रोग्रेसिवली हायर लेवल के ऊपर जाते रहते हैं। फिर टू इंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रेफर टू इट, नीति आयोग के पास कभी कभी कुछ पर्टिकुलर केसेस भी आते हैं कि इस फील्ड में काम करो, इनोवेशन में काम करो, डेवलपमेंट पे काम करो, इकोनॉमी पे काम करो, विलेजेस पे, वाटर के ऊपर। तो नीति आयोग उस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर भी काम करता है। कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दे भी इनके पास लाए जाते हैं। फिर हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शंस भी होते हैं, वल्नरेबल सेक्शंस, उनके ऊपर स्पेशल फोकस दिया जाता है। इसके अलावा हमारे जो डिफरेंट थिंक, नीति आयोग अपने आप में एक थिंक टैंक ही है। थिंक टैंक मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन, डिबेट किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, सोच विचार किए जाते हैं। जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री एक तो वो तो गवर्नमेंट का विंग है, बट कुछ अलग से प्राइवेट थिंक टैंक्स भी होते हैं, तो गवर्नमेंट उनको फंडिंग भी प्रोवाइड करती है कि आप हमको सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। उसी तरीके से बाकी बहुत सारे थिंक टैंक्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग को लेकर, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट प्रोवाइड होता है और नीति आयोग उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मोर देन दिस, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स एंड जो बाकी पार्टनर्स होते हैं उनसे मिलकर के नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट के भी काम किया जाता है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक रेजोल्यूशन होता है इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़ को, एंड स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर को मेंटेन करना गुड गवर्नेंस के लिए, अच्छी सी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है हमारे सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए। मतलब मैं आप लोगों को बोलूँ ना एक बात, तो जब मैं PDF टेलीग्राम चैनल से लेकर के ना ये जो भी पूरा हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा है ना, इस पैराग्राफ में सारे कीवर्ड्स हैं, की ऑब्जेक्टिव्स जो है ना नीति आयोग का,
ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, इनको सबको निकाल लेना। इसमें अच्छे अच्छे कीवर्ड, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक इक्विटेबल डेवलपमेंट अपने आप में कीवर्ड है, रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस एंड डिसेमिनेशन टू स्टेक होल्डर्स, और इंटरसेक्टोरल इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़ एंड एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन, ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर राइटिंग में यूज़ करने होते हैं। कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट, उसके बाद एनकरेज पार्टनरशिप। ऑलराइट, या तो यहाँ से कर लो या फिर नीति आयोग की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के उनका जो अबाउट एंड विजन वाला जो पेज होता है वहाँ पर रीड करके आप और भी बहुत सारे कीवर्ड्स कलेक्ट कर सकते हो। नीति आयोग के कुछ हब्स होते हैं, तो ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है स्टेट और सेंटर के बीच में, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर की। देन नॉलेज एंड इनोवेशन हब्स होते हैं, ये नीति आयोग का जो थिंक टैंक है उसके एक्यूमेंट्स हैं, लेकिन मेन पॉइंट चीज़ें होती हैं। आयोग ने प्लान किया था कि एक 3 डॉक्यूमेंट के साथ आएगा, उसमें 3 ईयर एक्शन एजेंडा होगा, एक 7 ईयर का मिड टर्म स्ट्रैटेजी होगी और एक 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट होगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। 3 साल, 7 साल और 15 साल, इस तरह के 3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नीति आयोग पूरे तरीके से प्लानिंग करता है। कंसर्न्स क्या है नीति आयोग के? कंसर्न्स हैं कि पॉलिसी फॉर्मेशन में सिंस से सपोर्ट कर रहा है बिकॉज इट इज़ अ थिंक टैंक, है ना। तो इनके पास 13 ऑब्जेक्टिव्स की एक लिस्ट है, उनको प्रायोरिटाइज करना है, उनको प्राथमिकता देनी है। तो पॉलिसी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के अंदर किसको किस लेवल के अंडरस्टैंडिंग के साथ काम किया जाएगा, अपने लिए एक बर्डन है बेसिकली। इट्स लाइक दे नीड मोर कैपेसिटी, दे नीड मोर अंडरस्टैंडिंग, दे नीड मोर एफिशिएंसी टू वर्क ऑन दैट। फिर प्लानिंग कमीशन में कुछ कमियां थी, इसलिए नीति आयोग को लाया गया था। तो उन कमियों को दूर करके ट्रस्ट, फेथ एंड कॉन्फिडेंस बनाना कि हम प्लानिंग कमीशन से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। इनको बहुत तरह के बजटरी प्रोविजंस के ऊपर भी फ्रीडम प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि नहीं मिल पाती, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि प्लानिंग कमीशन बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड करता था बजट वगैरह में भी, बट अब ऐसा नहीं, नीति आयोग को अलग रखा गया है सिर्फ थिंकिंग वगैरह के लिए। तो इस चीज़ में इनके पास कितना बजट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये बजट में कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं प्लानिंग वगैरह में, दिस बिकम्स एन इशू फॉर नीति आयोग। एक ई अमृत पोर्टल है, ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अब गवर्नमेंट के पास, जैसे हम लोगों ने कल के टॉपिक में बात की थी, फेम स्कीम के ऊपर था हमारा टॉपिक, देन वी टॉक्ड अबाउट कि किस तरीके से कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उतना बेहतर। तो उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, यू विल फाइंड देम एट ई अमृत पोर्टल, एंड इसको यूके गवर्नमेंट के साथ मिलके प्लान किया गया था। व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं? हम लोगों को 5 ईयर के प्लान फ्रेमवर्क के अंदर भी प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, 3, 7 एंड 15 पे काम कर रहे हैं। वी नीड टू ब्रिंग इट डाउन, एक और ऑप्शन बीच में रखना पड़ेगा 5 साल वाला। अच्छा, 5 साल वाला पहले क्यों करते थे 5 ईयर का प्लानिंग का? क्योंकि हमारा जो लोकसभा का टेन्योर होता है ना, वो 5 ईयर्स का होता था। तो गवर्नमेंट के पास एक कह सकते हो कि एक अनसेड टाइमलाइन होती थी, डेडलाइन होती थी कि भाई काम खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे, हम लोग प्लानिंग करते रह जाएंगे। तो गवर्नमेंट अपने आप को डेडलाइन देती थी। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया होता है, उसको थोड़ा सा शेक करना पड़ेगा। सी दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल लाइन ना, शेकिंग द ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, थोड़ी कंजर्वेटिव होती है। तो इफ़ दैट थिंग इज शेक्ड ना, तो उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, मूवमेंट हैपन्स आउट देयर। नीति आयोग जो है एक एजेंट बन सकता है ऑफ चेंज ओवर द टाइम, एंड गवर्नमेंट को गवर्नेंस बेहतर करने में मदद कर सकता है। नीति आयोग continues to be representative, efficient, transparent, innovative and accountable governance system with distinguished work ethics। तो कीवर्ड्स ज़्यादा है यहाँ पर, एंड नीति आयोग के बारे में तो आप लोग समझ गए, हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया, कंसर्न्स देख लिए, इंपॉर्टेंस देख लिए। इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। आंसर राइटिंग में यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है आपके पास। एक जो विजन डॉक्यूमेंट है ना नीति आयोग का, वो पढ़ के जाना होता है मीन्स में, एग्जाम अपीयर करने से पहले, बिकॉज यू फाइंड मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। इंडिया एंड चाइना का जो बॉर्डर इशू था उसमें थोड़ा सा अपडेट आया है। इंडिया ने रिसेंटली कुछ नए डॉक्स एंड अपग्रेड्स, सी बोट्स वगैरह लगाए हैं पेंगोंग सो पे पेट्रोलिंग के लिए। तो पेट्रोलिंग मतलब वहाँ पर निगरानी रखने के लिए। अब ये आपके सामने मैप है, तो ये पूरा का पूरा जो पेंगोंग सो लेक है ना, ये ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर लॉन्ग है, और इस 135 किलोमीटर में से 2/3 जो एरिया है ना वो चाइना के पास रहता है। इंडिया के पास वो एरिया जो है थोड़ा सा कम है। अब इसमें हमें समझना ये है कि ये जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना सामने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है फिंगर्स। अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा, आपके सामने मैप होता है तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतलब एम्बोस्ड एरिया दिखाई दे रहा होगा ना, उठा हुए से पहाड़ी से इलाके हैं। ये जो उठी हुई सी चीज़ें होती है ना, थोड़ा सा उभार सा है, एम्बोस्ड सा, ये फिंगर्स हैं। एक बेसिकली एक पहाड़ी सी है, इट्स लाइक कि इस तरीके से है, फिर ये पहाड़ी सा है, इनको फिंगर्स नाम दे दिया गया है, ऐसे से है। तो 1, 2, 3।
अब इन फिंगर्स के अकॉर्डिंगली कुछ डिफाइन की जाती बाउंड्रीज। इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है कि जो फिंगर 8 है ना, यहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पास होता है फिंगर 8 से। चाइना क्या बोलता है, चाइना बोलता है कि फिंगर 4 से पास होता है। ये लड़ाई है सारी की सारी एक्चुअल में। तो इसी को लेकर के जो ट्रूप्स होते हैं चाइना वाले, वो यहाँ तक घुसते घुसते चले जाते हैं, फिर वो यहाँ पर आसपास में मुठभेड़ वगैरह होती है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, शोर मचाते हैं, वीडियोस बनती हैं, फिर कुछ टाइम के लिए सीज फायर हो जाता है एंड आफ्टर सम टाइम दे अगेन गो बैक। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये होती रहती हैं। अभी इंडिया ने इसको थोड़ा सा अपडेट दिया था एंड इंडिया ने कुछ स्पीड बोट्स वगैरह सेटअप करने की बात की थी। पेंगोंग लेक के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि पेंगोंग लेक जो है ना, ये एक एंडोहेरिक लेक है। एंडोहेरिक लेक का मतलब होता है कि इसका जो पानी होता है ना, वो किसी और जगह पर ड्रेन नहीं होता, क्योंकि पूरा का पूरा क्लोज्ड है। तो कुछ लेक्स में क्या होता है कि वो जो पानी होगा ना, वो बहकर किसी नदी को ज्वाइन कर लेगा, ओशन में चला जाएगा। बट इट्स एन एंडोहेरिक, इसका पानी यहाँ से या तो इवेपोरेट होता है या फिर वो ज़मीन में जाता है। एंड नॉर्थ और जो साउथ बैंक्स हैं ना इस लेक के, ये कुछ फ्रिक्शन वाले पॉइंट्स हैं, तो ये तो हम समझ ही गए होंगे। एंड अभी चाइना यहाँ पर एक ब्रिज वगैरह बनाने की बात कर रहे थे, इसी कारण से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। जो ब्रिज है वो इम्प्लीकेशन इज इन देयर टेरिटरी एंड द इंडियन आर्मी विल हैव टू फैक्टर दिस इन इट्स ऑपरेशन प्लान्स। चाइना जो ब्रिज बना रहा था ना, वो अपने एरिया में बना रहा है, तो इंडिया कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इंडिया को ध्यान रखना पड़ेगा फ्यूचर में कि चाइना अगर यहाँ पर ब्रिज बना रहा है, दैट मीन्स इन फ्यूचर दे आर प्लानिंग कि अगर कल को बड़ी ट्रूप्स लाने पड़े तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। और इंडिया इसी कारण से इस तरह की स्टेप्स लेता रहता है, स्पीड बोट्स वगैरह सेटअप करना। और बाकी ये मुद्दा काफ़ी अटका हुआ है। तो मेंस में अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है ना इंडिया चाइना का, देन इट विल बी अराउंड कि इंडिया एंड चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में बताइए, उनमें और क्या हो सकता है। तब आपको काफ़ी सारे डायमेंशंस पे काम करना पड़ेगा। रिसेंटली अभी जो G20 की मीट चल रही है इंडोनेशिया की, वहाँ पर आर प्रेसिडेंट मेट द काउंटर प्रेसिडेंट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी हमारे प्रेसिडेंट नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो काउंटर प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनसे मुलाकात की है। हालांकि कोई बहुत फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई, इससे पहले SCO मीट हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी ऐसी मुलाकात नहीं हुई थी। बट इस बार पहली बार थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए देखे गए थे। लेट्स सी कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर, हालांकि हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था कि इंडिया की तरफ से इस मुद्दे के ऊपर कोई बात की जाएगी हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रेसिडेंट के द्वारा। बट लेट्स सी इफ समथिंग कम्स आउट फ्रॉम दिस। इस टॉपिक में आपको एक्चुअली मैप वाली चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है, फिंगर्स क्या होते हैं और पेंगोंग लेक की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़। मेंस में इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड चाइना के सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स आपको पता होने चाहिए। तो हम न्यूज़ में एक आया था तो हम लोगों ने एक के बारे में बात की है। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई टॉपिक आएगा ना, तो मैं एक माइंड मैप ऑलरेडी मेरे पास है प्रिपेयर्ड इंडिया चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट्स का। आई विल शो दैट टू यू गाइस। वी हैव दिस टॉपिक, डीमोनेटाइजेशन वाज पार्ट ऑफ स्टेप्स टू बूस्ट द फॉर्मल इकोनॉमी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट गया है कोर्ट को। कोर्ट ने पूछा था सेंट्रल गवर्नमेंट से, RBI से, कि आप लोगों ने की पेटिशन तो फाइल हो चुकी काफ़ी टाइम से और अभी द कोर्ट इज़ टेकिंग डिसीजंस ऑन देम कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेटमेंट मांगी थी। 8 नवंबर को वो तारीख होती है एंड अभी 5 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। तो डीमोनेटाइजेशन इज़ द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग, 5 नहीं 6 हो गए ना, आई थिंक इट हैपेंड 2016, राइट, 8 नवंबर 2016। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1 2 3 4 5 6 साल हो चुके हैं डीमोनेटाइजेशन को। कैलकुलेशन भी मैंने आप लोगों के सामने ही कर दी है। सो दिस इज पार्ट ऑफ GS3 इंडियन इकोनॉमी डीमोनेटाइजेशन। सी यू कैन नॉट से कि 6 साल पहले का मुद्दा है तो UPSC हमसे क्यों पूछेगा। इस तरह के टॉपिक में ना आपको जस्ट अवेयर होना रहता है। यू नीड टू रिमेंबर, कल को आप इंटरव्यू में बैठे होंगे या फिर किसी दूसरे एग्जाम के इंटरव्यू में बैठेंगे आप, दे कैन आस्क यू कि 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 के नोट बंद हुए थे और वो 1000 के नोट बंद हुए थे, फिर 500 का और 2000 का नए नोट आए थे। एंड आपको क्या लगता है क्या ये सही स्टेप था और क्या गवर्नमेंट जो अचीव करना चाहती थी वो अचीव हुआ है नहीं हुआ। देन यू नीड टू सम कंटेंट ना टू आंसर देम। तो डीमोनेटाइजेशन में क्या होता है कि जो भी करेंसी के यूनिट होते हैं ना उसको लीगल टेंडर से हटा दिया जाता है, डीमोनेटाइज कर दिया गया है उसको। एंड कभी भी नेशनल करेंसी वगैरह को चेंज करना होता है और करंट फॉर्म ऑफ मनी को चेंज करना होता है तो इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं। तो जो मनी ऑलरेडी सर्कुलेशन में होता है उसको वापस ले लिया जाता है एंड कुछ नया जो मनी होता है प्रिंटेड, उसमें नए नोट्स या कॉइन्स होते हैं उनको सर्कुलेट किया जाता है। एम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है इलीगल ट्रांजेक्शन बहुत सारी होने लग जाती है तो उस हाई डिनोमिनेशन नोट्स को डिस्करेज करने के लिए एंड ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए। फिर इससे अच्छा ब्लैक मनी कैसे कर्व होता है, पॉइंट ये होता है ना कि उस समय कैश में ना लोग जनरली पैसा बहुत दे रहे थे। गवर्नमेंट का ही कहना था कैश में बहुत इकट्ठा हो चुका था, जो भी इलीगल काम होते थे गैर कानूनी, 500 के जो नोट थे वो बहुत ज़्यादा, नकली भी बहुत छपते थे और लोगों के पास इकट्ठे बहुत थे बड़े बड़े। तो द मोमेंट गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि ठीक है सबको अपने ये वाले, उन्होंने एक टाइम लिमिट दे दी थी कि इतने टाइम तक
आपको ये पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट करना होगा। अब आप अपना आधार कार्ड लेके आएंगे तो हर पर्सन के पास ये था कि यार मैं कितने पैसे डिपॉजिट करूँगा, और जब बड़ा अमाउंट डिपॉजिट होता था उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती थी, इतना पैसा आया कहाँ से आपके पास, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो इस तरीके से ना फिर लोगों के पास जो पैसे रखे थे वो मोस्टली ख़राब भी हुए थे। तो कुछ लोगों ने पैसा समहाउ, गवर्नमेंट ने कुछ को बोला भी था कि ठीक है यहाँ पे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनली हुई थी, हमको उतनी गहराई में नहीं जाना है। अब इससे हुआ था ना कि एक तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स में डिजिटाइजेशन इंक्रीज़ हो गया है ना, हमारी इकॉनमी फॉर्मलाइज ज़्यादा हो गई है। इमीडिएटली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ना हमारा यूपीआई वगैरह जो था ना सडनली बूम करने लग गया था। पीपल मूव्ड टुवर्ड्स दिस, क्योंकि लोगों के पास करेंसी तो बचे नहीं थे। सो डिजिटल ट्रांजेक्शन एकदम से बूम कर गए थे इंडिया के अंदर, और गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू था उसमें भी इंप्रूवमेंट हुई थी। जब हम बात करते हैं ना फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की, उसका मतलब होता है कि कंपनीज वगैरह जो होती है ना वो सब भी गवर्नमेंट के रेगुलेटरी रजीम के अंदर आ गई, यानी कि गवर्नमेंट की निगरानी के अंदर वो आ चुकी हैं। ऑपरेशन क्लीन मनी, इसको लॉन्च किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। उनका काम था कि जो लार्ज कैश डिपॉजिट किए गए थे ना 9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, यानी कि ऑलमोस्ट 40-50 दिन तक, उन सबको ई वेरिफिकेशन करना, उसको बोला था ऑपरेशन क्लीन मनी। और इस प्रोग्राम को लॉन्च तो उन्होंने बाद में किया था फिर जनवरी 2017 में, एंड उनका सेकंड फेज़ आया था मई 2017 में। तो ड्यूरेशन ये थी, इस समय पर जो भी पैसा इकट्ठा हुआ था 30 दिसंबर तक, उन सबको फिर उन्होंने 31 जनवरी के बाद से सारा ई वेरिफिकेशन किया था। तो उसका स्टेटस चेक कर रहे थे टैक्स पेयर वगैरह का कि भाई कितना इन्होंने टैक्स वगैरह पे किया है, टैक्स पे या फिर अनपेड है। इस मूव का क्या इम्पैक्ट हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि करेंसी जो पब्लिक के पास था ना वो था 17.97 लाख करोड़। 4 नवंबर को पब्लिक के पास इतना पैसा था, और ये डिक्लाइन होकर के जनवरी तक डिमोनेटाइजेशन के बाद ये 7.8 लाख करोड़ आ गया था। यानी कि उन्होंने ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों में वापस डिपॉजिट हो गए थे। तो करेंसी विद पब्लिक एज पर आरबीआई जो डेफिनेशन है वो होती है कि वो पब्लिक के पास है आफ्टर डिडक्टिंग द कैश विद बैंक्स। करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब जो पैसा मूवमेंट में है सारा, खरीद बेच में लगा हुआ है। डिमांड फेल हो गई थी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं बचा था, तो सप्लाई कितनी भी हो लेकिन लोगों के पास डिमांड कम हो गई थी। बिजनेसेस में काफ़ी सारे क्राइसिस आए थे। जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो डिक्लाइन होकर नियरली 1.5% पे चली गई थी। बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स और शॉप्स वगैरह तो बंद भी हो गए थे क्योंकि लिक्विडिटी की शॉर्टेज थी, पैसों की कमी आ गई थी। एंड करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है, करेंसी विद पब्लिक क्या है, तो 23 अक्टूबर 2020 को जो करेंसी पब्लिक के पास था वो तकरीबन 26 लाख करोड़ का था, और वो नवंबर के बाद 45.7% तक इंक्रीज़ हो गया था। डिजिटाइजेशन की बात करते हैं तो आरबीआई के अकॉर्डिंग डिजिटल पेमेंट्स वगैरह होना वो काफ़ी ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ है। टैक्स की रिवेन्यू की बात करते हैं तो जीएसटी आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था, रियल एस्टेट का एक्ट आया था 2016 में, बेनामी ट्रांजेक्शन का एक्ट आया था 2016 के अंदर। इनके कारण जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं ना वो उनकी कंप्लायंस बढ़ गई। कंप्लायंस मतलब उनकी सहभागिता, वो कितने लोग उन चीज़ को फॉलो करते हैं वो इंक्रीज़ हो गया है। एंड काउंटरफेट करेंसी, नकली जो नोट होते हैं उनकी बात करते हैं 2015-16 में मोर देन 4 लाख से ज़्यादा नकली नोट थे, 500 रुपये के, 1000 रुपये के कैप्चर किए गए थे। एंड इसके कारण जो नंबर था वो रिड्यूस होकर के 45,000 तक पहुंच गया था, 500 का और 2000 का 2018-19 में। टेररिज्म की बात करते हैं तो टेररिज्म के अंदर ना काउंटरफेट करेंसी बहुत यूज़ की जाती है, नकली पैसा बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो 728 पीपल ऑल्सो डाइड इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इन 2015। यानी जो कैजुअलिटीज़ थी ये 2016, 17, 18 में इंक्रीज़ हो गई थी, 905, 812, 940। तो ये साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है, उनका डेटा बताता है। अब ऐसा माना जाता है कि सर्कुलेट बहुत सारे फंड्स वगैरह जो थे ना टेररिज्म के वो कम हो गए थे, बंद हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी ना वो इंक्रीज़ भी हुई थी इन कंपैरिजन टू 2015। तो ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट है ना जानना। अब ये सबको याद नहीं होता है पॉइंट। एम तो ये था कि टेररिज्म वगैरह कम हो जाए, बट देखा कि 2015 के बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है ना वो इंक्रीज़ हुई एक्चुअल में। सो दिस डेटा इज़ इंपॉर्टेंट, SATP का। चाहो तो इसे कहीं नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये ना बहुत यूनिक पॉइंट है। जनरली ऐसा आंसर राइटिंग के अंदर ना इस तरह के पॉइंट किसी को याद नहीं रहते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक। अब जो भी आप देख रहे हो उसको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, PDF जब टेलीग्राम चैनल पे होती है, अगर वहाँ से ना ले सको तो कहीं नोट डाउन कर लेना पेपर के ऊपर। छोटी छोटी यूनिक चीज़ें होती है ना, इनको मिस मत करना, बाकी तो आप जो भी कर लो। डिमोनेटाइजेशन की अगर बात करें तो एक एक्सपीडिशियस मूव था। एक्सपीडिशन मतलब जल्दबाजी में लिया गया कदम था ताकि हम जो ब्लैक मनी होता है, जो काला धन होता है उसको रोक सकें, और इलीगल इकॉनमी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग होता है उसको किस तरीके से रोका जा सके। एंड इंडिया की जो डिजिटाइजेशन थी वो तो बहुत इंक्रीज़ हुई है, फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज़ हुआ है, टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज़ हुआ है। बट अगेन द गवर्नमेंट के जिस पॉइंट को काउंटर करने के लिए सबने ये कहा था कि इट शुड हैव बीन प्लान्ड प्रॉपरली।
क्योंकि भुखमरी भी बहुत हुई थी, हंगर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया था लोगों के, स्मॉल यूनिट्स बंद हो गए थे, एमएसएमईज़ को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो इस तरह की चीज़ों में लोगों को एटीएम की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा था। देयर वॉज अ लिमिट टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द एटीएम्स एंड बैंक्स को तक को नहीं पता था, मतलब बैंक के एम्प्लॉयज़ तक को नहीं पता था कि सडनली 8 नवंबर के वो 8 बजे आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और बोलते हैं कि कल से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इस तरह के मुद्दे के ऊपर ना ब्यूरोक्रेट्स की प्लानिंग होती है। आरबीआई से कंसल्ट किया गया था, गवर्नमेंट प्लान करती कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बट इट नीड्स टू बी थिंक थॉरोली। तो आप कल को बनते हैं ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि इसका स्मॉल सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उन पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उन लोगों की लाइफ कितनी डिस्ट्रॉय हो सकती है। जो अमीर लोग होंगे जिनको, और अमीर और मेरा मतलब कि जो इलीगल काम करते हैं, सिर्फ अमीर ही नहीं होते, वो गरीब लोग भी हो सकते हैं जो इलीगल काम करेंगे, तो जिनको इलीगल करना होगा वो अलग तरीके निकाल लेते हैं। बट व्हाट अबाउट द मार्जिनलाइज सेक्शंस? हमारी कंट्री के अंदर 60% के आसपास इकॉनमी इनफॉर्मल है। उन लोगों का क्या होगा? उनके पास बैंक अकाउंट्स भी नहीं होते हैं, तो वो डिपॉजिट कहाँ करेंगे पैसा, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं, इनको सोचना पड़ता है जब आप प्लानिंग करते हो नेशन वाइड। इसको बोलते हैं कि नेशन बिल्डिंग का काम करना। नेक्स्ट हमारा जो द हिंदू का आर्टिकल था, इट वाज अबाउट द स्यूज कैनाल, एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी, ऑफिशियली ओपन ऑन नवंबर 17, 1869। तो हेयर इज़ अ क्विज ऑन कैनाल्स। एक्चुअली इस टॉपिक में ना न्यूज़पेपर में क्विज वगैरह थी, और हमें क्विज में जाना नहीं है, हमें यही जानना है कि स्यूज कैनाल वगैरह क्या है। ये आपके सामने रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज़ टर्की, दिस इज़ ब्लैक सी। कुछ समय पहले हम लोगों ने ब्लैक सी के ऊपर भी टॉपिक कवर किया था, आगे दोबारा आएगा तो उसमें आपको दोबारा कवर करेंगे। ब्लैक सी पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। नाउ दिस इज़ सऊदी अरेबिया एंड दिस इज़ इजिप्ट, दिस इज़ कायरो इनकी कैपिटल, देन दिस इज़ पोर्ट सैड, दिस इज़ शर्म अल शेख, दिस इज़ पोर्ट ऑफ, यहाँ पर मतलब अकाबा है यहाँ पर, जॉर्डन, देन दिस इज़ इज़राइल, दिस इज़ जेरूसलम, देन लेबनान, सीरिया, एरिट्रिया, सुडान, जिबूती, दिस इज़ जिबूती, दिस इज़ इथोपिया, यमन, ओमान, एंड दिस इज़ यूएई, दिस इज़ गल्फ ऑफ एडन, पोर्ट, सॉरी दिस स्यूज़ कैनाल, पोर्ट नहीं, स्यूज़ कैनाल कहाँ पर है? देन यू नीड टू लुक एट दिस, ये जो रेड स्टार आपको दिखाई दे रहा है ना सामने, ये पूरा का पूरा हमारा स्यूज़ कैनाल ही है। तो ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है, एक्चुअल में यहाँ पर पहले रास्ता था नहीं, इस लैंड को ना कट करके बनाया गया था, तो इसके लिए इसको आर्टिफिशियल सी वाटरवे बोलते हैं। अदरवाइज़ क्या होता था ना कि पूरा का पूरा ना इसको अफ्रीका को क्रॉस करके नीचे से फिर उधर से ऊपर जाना पड़ता था। अब इधर से चले जाते हैं शिप वगैरह, तो उनका टाइम बच जाता है। जाहिर सी बात है इजिप्ट वाले लोग इस चीज़ का बीच में अपना पैसा भी काटते होंगे, कुछ कमीशन वगैरह लगता है। तो स्यूज़ कैनाल एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो कि नॉर्थ साउथ से चलता है, इस्थमस ऑफ द स्यूज़ इन इजिप्ट एंड मेडिटेरेनियन सी को रेड सी को कनेक्ट करता है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एशियन कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है। तो यूरोप तक जाने के लिए ना ये एक शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट क्रिएट किया गया था, और ये वर्ल्ड का मोस्ट हैवीली यूज शिपिंग लेन्स हैं। तो वर्ल्ड का 12% का वर्ल्ड ट्रेड जो है ना बाय वॉल्यूम वो यहाँ से चलता है। 12% बहुत ज़्यादा होता है। एक क्रूशियल लिंक है ऑयल, नेचुरल गैस एंड कार्गो के लिए, जिसको ईस्ट से वेस्ट में शिपिंग की जाती है। एज पर द स्यूज कैनाल अथॉरिटी का डेटा 2020 में नियरली 19,000 शिप्स और एन एवरेज 51 शिप्स पर डे, जिनकी नेट टन होती है 1.17 बिलियन टन्स, इस कैनाल से पास करते हैं। तो 19,000 शिप्स और उसके बाद फिर 51.56, ऑलमोस्ट 50 शिप होते हैं जो पास करते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज डेटा। तो इजिप्ट की इकोनॉमी के लिए बहुत मेजर सोर्स है। अफ्रीकन कंट्री इससे ऑलमोस्ट हर साल 5.6 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू अर्न करता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है 5.6 बिलियन। 2015 में इजिप्ट ने अनाउंस किया था प्लान्स कि उसको एक्सपैंड करेंगे, और उन्होंने कहा था कि इसका वेटिंग टाइम होता है उसको रिड्यूस करेंगे। वेटिंग टाइम पता है क्यों होता है? क्योंकि ये जो लेन है ना पूरा का पूरा, इसमें बीच में इस तरीके से पैटर्न्स होते हैं, वो तो काफ़ी मतलब दो शिप्स बड़े बड़े एक साथ पैरेलली जा नहीं सकते, एक शिप ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, नहीं, एक बार में एक ही शिप चलता है, और एक उधर से इधर को आएगा, एक इधर से इधर को जा रहा होता है। तो उनका प्लान था कि इसको एक्सपैंड करते हैं ताकि ज़्यादा शिप्स पास कर सकें और उनकी थोड़ी अर्निंग भी डेली ज़्यादा हो जाएगी। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो स्यूज़ कैनाल जो एक्चुअल में पहला कैनाल जो डायरेक्टली लिंक करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, इसको नवंबर 1869 में ओपन किया गया था। 150 साल पुराना कैनाल है, ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था और फ्रेंच के द्वारा भी इनिशियली, बाद में 1956 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। एंड स्यूज़ कैनाल का इंटरनेशनल क्राइसिस हुआ था मिडिल ईस्ट में, जो कि जुलाई 1956 में हुआ था। तो उसमें इजिप्टियन प्रेसिडेंट थे गमाल अब्देल नसीर, उन्होंने इसको नेशनलाइज़ किया था। कैनाल को ऑन किया जाता है स्यूज़ कैनाल कंपनी के द्वारा, जिसको कंट्रोल किया करते थे पहले फ्रेंच और ब्रिटिश इंटरेस्ट वाले।
5 बार ही बंद हुआ था। लास्ट टाइम जो मोस्ट सीरियस वन हुआ था वो था 8 साल के लिए। तो कैनाल को बाद में रीओपन कर दिया गया था 1975 में। 2021 के अंदर जो वो एवरग्रीन करके शिप था उसके कारण भी इसमें काफ़ी ब्लॉकेज लग गया था एंड उस शिप को मूव करवाना काफ़ी टफ हो रहा था, जिस कारण से स्यूज़ कैनाल को बहुत नुकसान हुआ था। इस चीज़ के बारे में इतना ही जानना काफ़ी है, बट यहाँ पर मेन पॉइंट आपका है मैपिंग को लेकर के। कौन से पोर्ट वगैरह हैं, कौन से सीज़ हैं, ओशन से कौन सी कंट्री कितनी बाउंड्री टच कर रही होती है। थोड़ा सा देखते रहो, ऐसे बस सुनते रहो, उससे भी काफ़ी कुछ याद हो जाता है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पोस्ट इन द लोकायुक्त ऑफिस क्लियर्ड। लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में जानेंगे। लोकपाल हम लोग एक बार पहले कवर कर चुके हैं, रिपीट होगा। तो GS2 में हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आता है लोकायुक्त के बारे में। 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी, जहाँ पर यूनियन के लेवल पर होता है लोकपाल और स्टेट के लेवल पर होता है लोकायुक्त। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। इतने से इस पॉइंट से आपके पास प्रीलिम्स का एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है। इनका काम होता है ऑम्बड्समैन का। ऑम्बड्समैन मतलब जो होता है, जो व्यक्ति शिकायत वगैरह को हैंडल करता है, ग्रीवेंसेस हैंडल करता है ना। तो करप्शन वगैरह के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ना किसी पब्लिक फंक्शनरीज के ऊपर, उनको हैंडल करने का काम होता है लोकपाल का, लोकायुक्त का। देखो अन्ना हजारे जी वाला जो पूरा हुआ था ना मुद्दा, वो इसी की चीज़ के लिए हुआ था। तो 1809 के अंदर है ना एक इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बड्समैन जो था ना, वो स्वीडन में सेटअप किया गया था। अब ये हिस्ट्री आपको कहीं लिखनी नहीं होगी, ये बस यहाँ पर सुननी है, कोई नोट डाउन मत करना। 20th सेंचुरी के अंदर ना, अच्छा इस तरह की हिस्ट्री हमको जब लिखनी नहीं एग्जाम में, तो हम लोग क्यों सुनते हैं, क्यों पढ़ते हैं? तो पॉइंट होता है कनेक्ट करने का। जब आप ये सुनने लगते हो ना, तो आपको सडनली समझ में आने लगता है कि अच्छा इसकी अहमियत क्या है, इतने पुराने समय में इसका इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसको सुनना ज़रूरी होता है। आपको जो मेजरली याद रखना है वो क्या पॉइंट है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2013 में आया था, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, इंडिया में इनका क्या रिस्पॉन्स रहा है अभी तक, सेटअप कहाँ कहाँ हुए हैं, कहाँ नहीं हुए हैं सेटअप। तो 20th सेंचुरी के अंदर एक ऑम्बड्समैन का इंस्टीट्यूशन बनता है, जो कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। 1962 के अंदर न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने भी इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। 1967 में वो एक व्यात रिपोर्ट आई थी 1961 में। उस रिपोर्ट 61 के बाद रिपोर्ट आई थी, 67 के अंदर रिकमेंडेशंस के बाद ग्रेट ब्रिटेन ने इस इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट किया था। 1966 में गुआना जो था पहला डेवलपिंग नेशन बन गया था। इससे पहले जो भी कंट्रीज़ कर रही थी वो सब डेवलप में काउंट हो रहे थे। फिर बाद में मॉरिशियस, सिंगापुर, मलेशिया और इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया था। इंडिया में जो कॉन्सेप्ट था ना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑम्बड्समैन का, ये पहली बार लाया गया था 1960s में। तो टर्म था लोकपाल और लोकायुक्त, इसको बताया गया था डॉक्टर LM सिंघवी ने। ये तो नाम आप लोगों ने सुना होगा पहले। 1966 में पहली जो ARC कमीशन बैठा था, ये भी आपको याद होना चाहिए पहला ARC कमीशन कब बैठा था। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उन्होंने रिकमेंड किया था कि 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ बनाएंगे, एक सेंटर के ऊपर, एक स्टेट लेवल के ऊपर, जो पब्लिक फंक्शनरीज होते हैं ना इंक्लूडिंग द MPs, उन सबकी कंप्लेंट्स को देखेगा। 1968 में लोकपाल का बिल पास होता है लोकसभा के अंदर, लेकिन वो जब लोकसभा डिसॉल्व हुई तो वो डिसॉल्व हो गया और उसके बाद से फिर वो बार फेल ही होता रहा। 2011 तक 8 अटेम्प्ट किए गए थे इस बिल को पास करने के लिए, लेकिन सबके सब फेल रहे। 2002 के अंदर एक कमीशन बैठा था फॉर द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002 वाला, ये एग्जाम में आ चुका है, एक बार प्रीलिम्स में पहले पूछा गया है। उन्होंने रिकमेंड किया था कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए लोकपाल और लोकायुक्त का, प्लस उन्होंने रिकमेंड किया था कि PM को ना इसकी अथॉरिटी से बाहर रखा जाए। एम्बिट मतलब होता है बाउंड्री से। 2005 में जब सेकंड ARC कमीशन आता है, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी रिपोर्ट आप एग्जाम में लिखते हो, जिसको वीरप्पा मोइली ने चेयर किया था। उन्होंने कहा था कि बिना किसी देरी के ना लोकपाल का ऑफिस सेटअप किया जाना चाहिए। 2011 में गवर्नमेंट ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था, जिसको प्रणब मुखर्जी जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको चेयर किया था। उन्होंने सजेस्ट किया था कि करप्शन को टैकल करने के लिए हमको लोकपाल के बिल को पास करना ही पड़ेगा। अन्ना हजारे जी ने एक मूवमेंट चलाई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एंड उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जो UPA थी उस टाइम पर, उन पर प्रेशर डाला था, जिसके कारण से लोकपाल एंड लोकायुक्त का बिल 2013 में दोनों हाउस से पास हो गया था। प्रेसिडेंट ने इसको 2014 में अपना एसेंट दे दिया था। नीड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, माल एडमिनिस्ट्रेशन। जब वर्ड मैल आ जाता है ना, MAL, माल वर्ड का मतलब होता है बैड, और जैसे होता है ना बेनाइन, तो बेनिफिशियल बोलते हैं ना बेन, तो जो वर्ड बेन लग जाता है ना तो उसका मतलब होता है गुड। तो माल जैसे हम बोलते हैं ना मलाइन, बेनाइन और मेलाफाइड और बोनाफाइड करके, बोनाफाइड भी आता है ना, फाइड का मतलब जो होता है ना बोनाफाइड, फाइड फिडे मतलब ये फिडेलिटी मतलब होता है ट्रस्ट। तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा वर्ड के साथ इस तरीके से। एंड तो माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जब गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हो, है ना, तो फ्यूचर में हमारे नेशन को कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को हिंडर करता है, रुकावट डालता है, किसी चीज़ को पूरा नहीं होने देता और स्लोली हर चीज़ को इरोड कर देता है, ख़राब कर देता है। एंड करप्शन इज़ रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। भ्रष्टाचार इस चीज़ की जड़ है।
बहुत सारी जो एंटी करप्शन हमारी एजेंसीज होती हैं ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं वो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, उन्होंने कहा था सीबीआई को ना केज्ड पैरट है, यानी कि पिंजरे में बंद एक तोता है वो। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज और एडवाइजरी बॉडीज़ होती हैं, इनके पास कोई अपनी खुद की इफेक्टिव पावर्स नहीं होती, और इनकी जो एडवाइस होती है उसको फॉलो भी नहीं किया जाता। इसी कारण से हमारी कंट्री के अंदर इंटरनल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही नहीं है। आप कोई भी काम करोगे तो किसी को तो आपको जवाब देना चाहिए ना। आप किसी को जवाब देते हो तो आप और रेगुलर हो जाते हो उस चीज़ में। मोर ओवर देयर इज़ नॉट एनी सेपरेट एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म जो इन चीज़ों के ऊपर चेक रख सके। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल है ना, इन्होंने एक बहुत लैंडमार्क मूव किया था इंडियन पॉलिटी के अंदर। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी, अभी याद रखने वाली चीज़ें हैं। ऊपर तो हम लोगों ने कहानी वहानी समझ ली सब, नीड वगैरह और अन्ना हजारे जी एंड ऑल का। अन्ना हजारे जी और ये सेकंड ARC वर्किंग कमीशन, ये तो याद रखने का है भाई, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या याद रखने का है। इस मूवमेंट का नाम, बाय whom, एंड ये कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनको किसने स्टार्ट किया था, सेकंड ARC कब आया था, एंड 1966 वाला। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने के हैं। ऑलराइट, अब जो स्ट्रक्चर है ये भी याद रखने का है। मल्टी मेंबर बॉडी है, एक चेयरपर्सन होते हैं, मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। चेयरपर्सन कौन होंगे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, काफ़ी बड़ी पोजीशन होती है, ठीक है, या फिर कोई फॉर्मर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट की। ऑलराइट, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको इंटीग्रिटी और आउटस्टैंडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, इसको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपर्टीज होनी चाहिए कम से कम 25 साल का एंटी करप्शन के मैटर्स में। ये तो हो गया हमारे चेयरपर्सन के बारे में। बाकी जो 8 मेंबर्स होंगे उसमें से आधे जो होंगे, है ना, 50% मेंबर्स होंगे, वो होंगे SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 50% का रिजर्वेशन है इसमें। जुडिशियल मेंबर जो लोकपाल के होंगे वो या तो फॉर्मर जज होंगे, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के, या फिर हमारे चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के। नॉन जुडिशियल मेंबर जो होते हैं उसमें कोई भी पर्सन होगा, इनकी आउटस्टैंडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, 25 साल का एक्सपीरियंस। टर्म है ना लोकपाल के चेयरमैन का और मेंबर का, वो होता है 5 साल का, टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, रिकमेंडेशन देती है एक सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो उसके चेयरपर्सन होंगे, स्पीकर होंगे लोकसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, चीफ जस्टिस होंगे इंडिया के, जज जिनको नॉमिनेट किया जाएगा, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। चेयरपर्सन को सेलेक्ट करने के लिए सर्च कमेटी जो होती है ना, एक सर्च पैनल बनाती है, इसमें 8 लोग होते हैं। अब इस सर्च कमेटी जो पैनल होता है ना, ये हमारा लोकपाल बिल 2013 के अंदर जो डिपार्टमेंट DOPT होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स निकालता है जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं चेयरपर्सन के लिए। अब ये लिस्ट बाद में प्रपोज्ड 8 मेंबर की सर्च कमेटी के पास जाती है, उनको नाम शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो एक सिलेक्शन पैनल के सामने, जिसको PM हेड करते हैं, उसके सामने रखते हैं। सिलेक्शन पैनल मे और मे नॉट पिक दिस नेम। सितंबर 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने एक सर्च कमेटी बनाई थी, जिसको फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, उनके द्वारा हेड किया गया था। 2013 में सेक्ट ने और भी चीज़ें सेटअप करने की बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि जब 2013 के बाद ना विदिन 2014 तक उनके ऑफिस बन जाने चाहिए। कुछ की प्रोविजन है लोकपाल एंड लोकायुक्त 2016 में अमेंडमेंट किया गया था। तो उन्होंने अमेंड किया था सेक्शन 44, जहाँ पर बात की गई थी कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट्स होंगे ना जो गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उनको विदिन 30 डेज़ ना अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में सारी डिटेल देनी होगी। फिर उन्होंने जो टाइम लिमिट थी ना 30 डेज़ की, उसको चेंज करके उन्होंने कहा था कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं ना, वो डिक्लेरेशन देंगे अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डिस्क्राइब करेगी कि कब तक आपको अपने एसेट और लाइबिलिटीज़, यानी कि आपने कितना लोन लिया हुआ है, कहाँ कहाँ पर, और आपने क्या क्या चीज़ें, बेसिकली आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ कितनी होती है, जो एसेट्स हैं आपके, उनकी आपको डिटेल गवर्नमेंट को देनी होगी। लोकपाल के क्या जुरिस्डिक्शंस होते हैं, उसकी पावर क्या क्या होती हैं। जो जुरिस्डिक्शन होता है यानी कि क्या क्या इसकी रेंज है, किस किस को ये इंक्वायर कर सकते हैं। लोकपाल की जुरिस्डिक्शन में आते हैं प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, MPs, ग्रुप A, B, C और D के ऑफिसर्स, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, एक्सेप्ट ऑन द एलिगेशंस ऑफ करप्शन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अगर कोई करप्शन का चार्ज लगाए, उस चीज़ में इंटरनेशनल रिलेशन की बात है, सिक्योरिटी की बात है, पब्लिक ऑर्डर की बात है, एटॉमिक एनर्जी स्पेस की, तब वो चीज़ लोकपाल के अंडर नहीं जाएगी। इनके अलावा कोई और मुद्दे का होगा ना करप्शन का प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वो बिल्कुल जाएगी प्राइम मिनिस्टर, वो लोकपाल के पास। लोकपाल के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है ओवर मिनिस्टर्स एंड MPs इन मैटर ऑफ एनीथिंग सेड इन दी पार्लियामेंट, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में काउंट होता है। आपकी पॉलिटी में ये आर्टिकल भी मेंशन्ड है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेकर के, है ना। तो उस चीज़ के ऊपर ये कुछ नहीं कह सकता लोकपाल। इसके जुरिस्डिक्शन में ऑल्सो इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज़ और हैज़ बिन इन चार्ज, यानी कि डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी किसी भी सोसाइटी वगैरह का, है ना, कि फिर किसी सेंट्रल एक्ट के द्वारा बनाया गया हो, वो भी आते हैं। तो लोकपाल के अंदर एक मैंडेट होता है, सारे के सारे पब्लिक ऑफिशियल्स को अपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बताने होंगे अपने, और
इनकी भी एक सुपरिटेंडेंस होती है कि सीबीआई को डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर लोकपाल ने कोई केस रेफ़र किया है सीबीआई को, फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा ना, वो इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकपाल। जो बंदा इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा ना, उस ऑफिसर का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जिसके पास वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होता है मोस्टली, तो कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है सीबीआई तो, और हमारा जो दिल्ली पुलिस का वो स्पेशल वाला एक्ट है उसके अंडर वो काम करते हैं। तो जो पर्सन इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है ना, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगर लोकपाल की तरफ से केस गया है तो उस बंदे का ट्रांसफ़र भी लोकपाल के अंडर आ जाता है, वो रोक सकते हैं। एक इंक्वायरी विंग होता है लोकपाल का, है ना, उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। लोकपाल के पास पावर होती है एसेट्स को कन्फिस्केट भी कर सकता है। प्रोसीड्स, रिसीट, बेनिफिट अराइजन जो भी होते हैं करप्शन के कारण स्पेशल सर्कमस्टांस में हर चीज़ को कॉन्फिस्केट कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है। इनके पास पावर होती है टू रिकमेंड द ट्रांसफ़र और द सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर किसी व्यक्ति का करप्शन का, भ्रष्टाचार का मामला होता है ना, तो ये उसके लिए ट्रांसफ़र की रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और उसको सस्पेंड भी करा सकते हैं। एंड इनके पास पावर होती है टू गिव डायरेक्शन टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। कभी कभी क्या होता है ना, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सबसे पहले जो जांच की जाती है उसके एविडेंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो लोग उनको एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। देन लोकपाल के पास पावर होती है कि वो कहीं ना कहीं उस तरह के एविडेंस को रोकने के लिए जो स्टेप लेना चाहे वो ले सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की गई थी लोकपाल के बिल के द्वारा। एंड करप्शन जो कि हमारी कंट्री में एक टर्माइट की तरह, एक क्या कहते हैं टर्माइट को हिंदी में, दीमक की तरह हमारे जो पिलर्स हैं हमारे पूरी की पूरी नेशन बिल्डिंग के, उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। बट उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लूप होल्स एंड लेक्यूनास आर देयर विच नीड टू बी करेक्टेड। 5 साल हो गए जब से लोकपाल और लोकायुक्त बिल पास किया गया था, बट कोई भी सिंगल लोकपाल अपॉइंट नहीं हुआ था। हालांकि हो चुका था, ये बाद में, ये पुराना कंटेंट है। लोकपाल जो एक्ट है ना, इन्होंने लोकायुक्त को 1 साल के अंदर अंदर अपॉइंट करना था, लेकिन सिर्फ 16 स्टेट्स ऐसे जिन्होंने लोकायुक्त को अपॉइंट किया था। ध्यान रहे, लोकपाल सेंट्रल लेवल के ऊपर होता है, लोकायुक्त जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। अब लोकपाल इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। राजनीतिक प्रभाव से ये मुक्त नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि अपॉइंटमेंट की जो कमेटी होती है वो खुद ही उसके अंदर पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटिंग की कमेटी ऐसी बनानी चाहिए ना जो न्यूट्रल हो, बट अपॉइंटिंग कमेटी में ही जब सारे के सारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, लोकसभा के स्पीकर वगैरह हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं। फिर अपॉइंटमेंट जो होता है उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि भाई कौन होगा एमिनिस ज्यूरिस्ट, कौन होगा पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। ये बस ओपन और वेग वर्ड्स हैं। फिर 2013 का जो एक्ट था, उन्होंने कोई कंक्रीट इम्यूनिटी नहीं दी थी विसल ब्लोअर्स को, जो लोग भेद खोलते हैं ना किसी के बारे में। एंड बिगेस्ट लेक्यूना है कि जुडिशरी को इसमें से बाहर रखा गया लोकपाल से। ये भी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, है ना। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं गई है, स्टैट्यूटरी बैकिंग है सिर्फ, है ना। जो स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं लोकायुक्त को अपॉइंट करने की, वो भी स्टेट के ऊपर छोड़ दी गई कि वो अपने आप डिसाइड करेंगे। एंड कुछ एक्सटेंट तक हमको और फंक्शनल डिपेंडेंसी देनी पड़ेगी सीबीआई को, है ना। फिर कंप्लेन अगर करेक्शन के अगेंस्ट होती है, उसको अगर आप आफ्टर ए पीरियड ऑफ 7 years करते हो, है ना, तो वो चीज़ लोकपाल के अंडर में नहीं आती है। एंड देयर आर सो मैनी लूप होल्स ना, जिनको करेक्ट किया जाना चाहिए टू मेक श्योर कि हमारा जो लोकपाल और लोकायुक्त का जो पूरा प्रोविजन था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा सके। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर मेंस में भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, GS2 के लिए, GS4 के लिए, एंड GS2 हो गया, GS4 हो गया, और क्या बचता है, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर आपके बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिल गए हैं। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस एज मच एज पॉसिबल।